हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमने अपनी पिछली क्लास में 10 केस स्टडी सॉल्व करी थी बच्चों, पहले चैप्टर की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 हमने करा था। इसके हमने लेक्चर नंबर 2 था हमारा, जिसमें हमने 1 to 10 केस स्टडी के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और जहां तक हो पाता है वहां तक हम करेंगे। टोटल 42 केस स्टडी थी, मैंने बताया था, जो नोट मैंने आपको दिखाया था। 42 अगर हमसे हो पाई तो हम कर लेंगे सारी, वरना कुछ आप अपने लिए भी होमवर्क के लिए रख लेना। तो मैं आपको आगे सॉल्व करा देता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको आगे। हम देखें, चैप्टर वही है बच्चों, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगा लेक्चर नंबर 3 आपका ये आज। ठीक है, निकालें केस स्टडी। क्वेश्चन निकालते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिया था बच्चों, है ना। 11 से करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन 11 एक बार रीड कर लेते हैं। अच्छा, ये लो, क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया मैंने। क्वेश्चन को पढ़ भी लेते हैं आप। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। संजना इज द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट। संजना जो है वो ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट। आगे क्या है, द कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स को प्रमोट करना है। इट सेल फैब्रिक, फर्निशिंग, रेडीमेड एंड हाउस होल्ड आइटम। ये आइटम्स ये बेचते हैं। आर मेड आउट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल फैब्रिक, और जो इंडियन ट्रेडिशनल फैब्रिक से बनाए जाते हैं। संजना डिसाइड क्वांटिटीज, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव। उसने डिसाइड करा कि क्या क्वांटिटी होगी, क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा। एंड देन एलोकेट रिसोर्सेज, और उसके बाद उसने रिसोर्सेज एलोकेट करे फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। ठीक है। शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट पीपल। फिर उसने एक टीम अपॉइंट करी जिसमें डिजाइनर्स हैं, क्राफ्ट पीपल हैं इन द कंपनी, हु डेवलप्ड सम पॉइंट फॉर बेड कवर्स इन ब्राइट कलर ऑन सिल्क। ठीक है, जो डेवलप करते हैं आपके जो बेड कवर्स होते हैं उनको अच्छे कलर्स में। ऑल्दो दे लुक वेरी इंप्रेसिव, काफी अच्छा दिखता है वो। दे वर मोर एक्सपेंसिव देन दे हैड प्लान टू सेल। लेकिन जितना उसने प्लानिंग करी थी थोड़ा उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। एवरेज कस्टमर कुड नॉट एफोर्ड टू बाय इट। जो एवरेज कस्टमर्स होंगे वो इसको नहीं खरीद पाएंगे। प्रेजिंग देयर एफर्ट, संजना सजेस्टेड दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर स्पेशल ओकेशन। उसने कहा कि वो कुछ स्पेशल ओकेशंस के लिए भी बनाए, लाइक दिवाली एंड क्रिसमस, एंड ऑफर द कॉटन बेड कवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल। उसने कहा रेगुलर बेसिस के लिए आप एक काम करें, कॉटन वाले ही रखें, और जो ओकेशंस होंगे, स्पेशल ओकेशंस होंगे, दिवाली होगा, क्रिसमस होगा, उसमें आप वो सिल्क वाले जो थोड़े महंगे हैं ताकि लोग उनको खरीद सकें और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहे। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच संजना परफॉर्म बाय कोटिंग द लाइन द अबव पारा। बच्चों फंक्शन जो है मैंने आपको पढ़ाया नहीं था लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। फंक्शन मैंने कहा था ये हमारे चैप्टर्स हैं, इंडिविजुअली अलग अलग चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स में हम इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो पांचों फंक्शंस की लाइन कोट करनी है हमें। जैसे अगर हम प्लानिंग की बात करें तो आप देखें यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर, ये प्लान उसने डिसाइड करा। संजना डिसाइड क्वांटिटी, वैरायटी, कलर, तो ये प्लानिंग है उसकी। मतलब वो प्लान कर रही है कि ये चीजें हम बनाएंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को सही जगह एलोकेट करना। एलोकेट रिसोर्सेज, जो ये वाली लाइन है आपकी, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग है। अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग का मतलब है किन लोगों को हम अपनी कंपनी में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसने अपॉइंट करा था, शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर, तो ये हो गया बच्चों स्टाफिंग वाली लाइन। अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें
तो आपका जो एफर्ट्स को प्रेस करा था उसने, कहाँ गया, उनके एफर्ट्स को प्रेस किया गया था, ये रहा, प्रेजिंग देयर एफर्ट्स, संजना सजेस्टेड। तो आपका ये जो एफर्ट्स है आपका यहां से लेकर एंड प्लान टू सेल तक, यहां से लेकर आपका ये रहा, शुड कीप praising their efforts, Sanjana suggested that should keep bed covers for special occasion like Diwali, Christmas because they were more expensive, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो हम ये लाइन कोट करेंगे और कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से भी ऐड करेंगे। एंड लास्ट में कंट्रोलिंग, फिर लास्ट में कंट्रोलिंग आपका यहां से आ जाएगा, ये आपका ऑफर, हम ऑफर करेंगे उनको रेगुलर बेसिस के लिए कॉटन वाले, ताकि हमारी कॉस्ट कंट्रोल रहे। तो कंट्रोलिंग वाला आपका लाइन यहां से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लाइन कोट करने के लिए भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना होगा, वो फंक्शन की लाइन कोट करके आपको आंसर्स में लिखनी होगी। मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया आपको क्या था, पूरी केस स्टडी थी, एक एक फंक्शन की लाइन कोट करके बतानी थी, बस इतना सा काम करना था। ठीक, देखिए क्या क्या लाइन कोट, वैसे तो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताई दी है सारी, पर फिर भी एक बार आप यहां से भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर पे आ जाते हैं। ये आंसर्स आपके यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन 11। एक मिनट बस। ये रहा, देखो बच्चों, पहला प्लानिंग, संजना डिसाइड क्वांटिटी, वैरायटी, कलर, टेक्सचर ऑफ द अबव आइटम। तो ये हो गया आपका प्लानिंग। ठीक है, फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, एलोकेट रिसोर्सेज फॉर देयर परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग का मतलब लोगों को काम पे लगाना, शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर एंड क्राफ्ट पीपल इन द कंपनी, उसने अपॉइंट करा। डायरेक्टिंग का मतलब उनको डायरेक्शन देना, तो उसने डायरेक्शन ये दिया कि आप जो सिल्क वाला है वो स्पेशल ओकेजन के लिए रखिए। प्रेजिंग देयर एफर्ट, संजना सजेस्टेड दैट they should keep the silk bed cover for special occasions like Diwali, Christmas because they were more expensive than they planned to sell, क्योंकि जितने में उसने सोचा था उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्लियर है बच्चे। कंट्रोलिंग का मतलब उसने कहा कि आप ऑफर करें कॉटन वाला जो रेगुलर बेसिस के लिए यूज करते हैं लोग, और वो कॉस्ट आपकी अंडर कंट्रोल में रहेगी। तो बच्चों ये आपके फंक्शंस हैं। वैसे हम ये फंक्शंस वाले जो चैप्टर है ना, हम ये पढ़ेंगे डिटेल, अलग अलग चैप्टर है हमारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्टिंग, और चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग। ये आपके इंडिविजुअल चैप्टर्स भी हैं, तो वहां पे और ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपको, क्वेश्चन 12 पे आए बच्चों, क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 रीड करते हैं एक बार, क्या है उसका क्वेश्चन, आपका क्या पूछा गया है क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैंने आपको कहा था ना काफी लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 12 यहाँ से थोड़ा इसको वाटर मार्क आ रहा है, वहीं से पढ़ने हैं। एक आपके लिए कुछ कर दूंगा ऐसा कि आपको आंसर ना दिखे। हाँ, तो क्वेश्चन 12 हम ऐसे पढ़ते हैं ताकि हमें आंसर भी दिखाई ना दे इसका। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा, ऊपर कर दूं थोड़ा। और यस, ठीक है, मैं क्वेश्चन 12 यहाँ से पढ़ रहा हूँ बच्चों। उसके ऊपर वाटर मार्क थोड़ा ज्यादा डार्क आ गया था, वाटर मार्क इस पे भी है लेकिन ये लाइट है। एक्स वाई जेड, आप क्वेश्चन पहले ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिए। एक लाइन पे करते जाएं साथ साथ ताकि समझ आएगा हमें। एक्स वाई जेड पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्स। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, वो सोलर लैंटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिमोट विलेज एरिया में लगाना चाहते हैं, एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द रूरल एरिया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी सप्लाई नहीं है। द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट, एंड उनकी जो रेवेन्यू है वो सफिशिएंट है कॉस्ट और रिस्क को कवर करने के लिए। द डिमांड ऑफ लेंटर वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स, तो उन्होंने सोचा कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वाज अवेलेबल इन दैट एरिया, तो उन्होंने सोचा कि हम उसी जगह से लोगों को काम पे लगाएं क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होती है। द कंपनी ऑल्सो द कंपनी ऑल्सो डिसाइड टू ओपन स्कूल एंड क्रेच फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, और कंपनी ने सोचा कि हम क्यों ना स्कूल और क्रेच खोलें वहां के एम्प्लॉय के लिए। क्वेश्चन क्या है आपके 4 मार्क्स में, 2 पार्ट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन
और बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर नहीं। फिर आपका नीचे क्या लिखा है, द कंपनी इज फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो कंपनी जो है यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक। आप देखें यहाँ पे पहली बात तो आपकी यहाँ पे हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या बताया गया है कि कंपनी के पास इतना रेवेन्यू है कि वो अपनी कॉस्ट और रिस्क को कवर कर सकते हैं। ये तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया कंपनी का, और उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो ये ग्रोथ हो गई उनकी, ठीक है बच्चों, ग्रोथ हो गई। फिर आप अगर यहाँ पे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो वहां के जो विलेज के लोगों को वो काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। और वो जो स्कूल खोल रहे हैं उनके बच्चों के लिए, क्रेच खोल रहे हैं, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। बस सीधा आंसर है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखें आप आंसर ये लिखा हुआ है बच्चों, आंसर 4 मार्क्स का है, थोड़ा लंबा आंसर लिखा हुआ है। देखो आंसर पे पढ़ लें एक बार। अब आप समझ गए होंगे जो केस स्टडी सॉल्व करने का क्या तरीका है। मैं आपको एक आइडिया दे दिया, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। द कंपनी इज फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जैसे कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव XYZ पावर लिमिटेड अर्न इनफ रेवेन्यू, ये सर्वाइवल हो गया। कंपनीज प्रॉफिट आर सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क, ये प्रॉफिट हो गया। एंड सिंस डिमांड फॉर लेंटर्स वाज इंक्रीज्ड, ये बाय टू कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जनरेट हायर सेल, इट इंप्लाइज दैट द कंपनी एक्सप्लॉइट फुल्ली इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। तो ये तीन आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट, तीनों कवर हो गए और तीनों की लाइन हमने यहाँ कोट कर दी। इसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के लिए बेनिफिट है यहाँ पे। द कंपनी डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाई विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वॉज अवेलेबल इन दैट एरिया, क्योंकि बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज उस एरिया में है। इट ऑल्सो डिसाइड टू ओपन स्कूल एंड क्रेच। तो आपके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट बाय ओपनिंग स्कूल एंड क्रेच फॉर चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया आपका क्वेश्चन 13 पे, एक सेकंड देना बच्चों को। हाँ बच्चों करें कंटिन्यू आगे, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन निकालते हैं। एक क्वेश्चन 13, 5 मार्क्स। देखो क्या है इसके अंदर, हाँ, निष्ठा इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ कंपनी सेलिंग लैपटॉप। शी प्लान द टारगेट ऑफ सेल 2000 लैपटॉप पर मंथ, ठीक है, वो लैपटॉप बेचने का काम करती है, उसका टारगेट है 2000 लैपटॉप पर मंथ बेचना। शी एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज टू कैरी आउट द प्लान, ठीक है, उसने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। शी हैज 6 सेल्समैन वर्किंग अंडर हर, 6 सेल्समैन है उसके अंडर। शी वर्क विद देम गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग देम अचीव द टारगेट सेल्स, गाइड करती है, मोटिवेट करती है सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए। एट द एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल सेल्स विद द टारगेट सेल्स, जब मंथ एंड हुआ तो उसने एक्चुअल और टारगेट को कंपेयर करा। शी फाउंड दैट एक्चुअल सेल्स एक्सीडेड द टारगेट सेल, और उसने पाया कि जो एक्चुअल सेल्स है वो टारगेटेड सेल्स से ज्यादा है, मतलब उसने 2000 का टारगेट रखा था, 2000 से ज्यादा बिक गए। शी रिवार्ड्स द एफिशिएंट एम्प्लॉइज टू मोटिवेटिंग देम, ठीक है, तो उसने रिवार्ड दिया उनको मोटिवेट करने के लिए। हाउ डज आपका निष्ठा प्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो आपको कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रूव करेगी, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऑल्सो स्टेट एनी टू वैल्यू विच ही वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी बाय हर बिहेवियर, और वो दो कौन सी वैल्यू है जो वो कम्युनिकेट करना चाहती है सोसाइटी को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपके जो मैनेजर जो है आपका जो हेल्प है वो है अचीविंग द ग्रुप गोल। ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है, मतलब जब आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, एक ग्रुप गोल है, आप उसको कैसे अचीव करेंगे, और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अगर आप रिवार्ड करेंगे एम्प्लॉय को, आप उनको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है काम करने की, ठीक है। इसके बाद हम इनके फंक्शंस आपके यहाँ पे समझा देंगे, तो वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो ए पार्ट का आंसर,
इंपॉर्टेंट समझाएंगे हम और फंक्शंस के थ्रू। देखें आप ये पार्ट का आंसर क्या होगा। पार्ट ए 13 क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। द मार्केटिंग मैनेजर निष्ठा हेल्प हिम, कैसे हेल्प करा उसने, अचीविंग द ग्रुप गोल बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट बाय हर ऑफ हर सबऑर्डिनेट in achieving in achieving the target sale of 2000 laptop in a month, increasing efficiency of employee by rewarding them. She performed all the functions of management, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करे उसने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आप ये पढ़ लेना है, कोड कर रखी लाइन, ये लोग पढ़ देता हूँ। प्लानिंग, शी प्लान टू टारगेट 2000 लैपटॉप, एलोकेट करा नेसेसरी रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, शी वर्क विद देम, ये डायरेक्टिंग हो गया, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, एंड जब लास्ट में उसने क्या करा, कंपेयर करा एक्चुअल को टारगेट के साथ, तो ये कंट्रोलिंग हो गया। ठीक है बच्चे, डेविएशन पता लगते हैं इससे। एंड द टू वैल्यूज आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट, लॉयल्टी एंड बिलोंगिंगनेस, एनी टू, कोई भी टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी दो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट है। दो पार्ट थे इसके अंदर, दोनों पार्ट के आंसर आपके यहाँ कंप्लीट है। ठीक, आपको इस तरीके से आंसर्स करने हैं एग्जाम में, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। ठीक, आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और आपका चैप्टर पे कमांड होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ जाएगा, ऐसे ही कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन 14। अब ये दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं हमारे, इनको आराम से करेंगे, एक एक नंबर वाले हैं। 14th क्वेश्चन देखें आप। सूरज वर्क एज अ सेल्समैन इन अ कंपनी सेलिंग पेट एसेसरीज एंड फूड। ठीक है, सेल्समैन है वो। He has been given a target of selling 1200 units of food packet in a month by offering a maximum of 10% discount। अरे सर, ये तो क्वेश्चन आपने हमें बताया था हमारे क्लास में भी, है ना, ऐसा एग्जांपल डिस्कस करा था। 10% डिस्काउंट बोला है उसको देने के लिए और 1200 यूनिट बेचने का टारगेट दिया। इन ऑर्डर टू मीट his monthly sales target on the last 2 days of the month, he offered 15% discount to the customer। उसने अपने टारगेट पूरा करने के चक्कर में 10 की जगह 15% डिस्काउंट दे दिया। उसने सोचा कस्टमर आ जाएंगे जल्दी जल्दी और टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस, इफ सूरज इज इफेक्टिव इन हिज वर्क, एक्सप्लेन बाय गिविंग अ सूटेबल रीजन इन सपोर्टेबल आंसर। फिर आपको कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो कंफ्यूज करने के लिए, कहानी तो ऐसी बना देगा जिसे पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोबारा समझ ले, बड़ा छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे ही समझाऊं, मैंने यहाँ दिखाया। 1200 यूनिट का टारगेट उसको दिया गया था, मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट अलाउ करना था। लास्ट के 2 दिन बचे थे मंथ के, उसने अपने टारगेट को पूरा करने के चक्कर में 15% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इसका मतलब टारगेट को पूरा कर चुका है। तो अगर उसने टारगेट पूरा कर लिया है बच्चों, तो वो इफेक्टिव है। हमसे पूछा है क्या वो इफेक्टिव है? यस, इफेक्टिव है वो, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है बच्चों, क्योंकि उसने कंपनी की कॉस्ट बढ़ा दी है ज्यादा डिस्काउंट देके। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो इफेक्टिव के रिगार्डिंग पूछा है, तो इफेक्टिव तो है वो। तो हम इफेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आपका देखेंगे इसमें, तो इफेक्टिव है। यस, है इफेक्टिव, बिल्कुल है इफेक्टिव। Suraj is effective in his work as he has been able to meet his monthly sales target of selling 1200 units of food packet। बस इसके बाद आप ये मत बताना कि वो efficient नहीं है, छोड़ो कहानी, इससे जो पूछा था उतना हमें आंसर कर देना है खाली। क्लियर है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, 15th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 15th क्वेश्चन, सुजाता वर्क एज अ डिजाइनर इज एन एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, डिजाइनर है वो। एज पर टर्म्स of an order received by the export house, she has to get 100 units of denim jacket made in 15 days at the rate of 2000 per jacket। उसको ऑर्डर मिला है कि 100 यूनिट डेनिम जैकेट बनानी है 15 दिन के अंदर 2000 पर जैकेट के हिसाब से। she is able to complete her target production in 20 days। उसने अपना टारगेट 20 दिन में पूरा करा, बिकॉज इन ऑर्डर टू कंप्लीट द
ऑर्डर इन 15 days शी वुड हैव मेड द वर्कर्स वर्क ओवर टाइम, क्योंकि अगर वो 15 दिन में करती तो उसे ओवर टाइम लगाना पड़ता। एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जैकेट में हैव इंक्रीज्ड बाय ₹100, और जो पर जैकेट की कॉस्ट है वो 100 रुपए से बढ़ जाती है। तो उसने क्या करा, ओवर टाइम नहीं लगवाया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस सुजाता इज एफिशिएंट इन हर वर्क, एक्सप्लेन बाय गिविंग अ सूटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ये कह रहे हैं कि सुजाता एफिशिएंट है या नहीं। बच्चे क्वेश्चन फिर से ध्यान से समझे। 100 यूनिट का उसको ऑर्डर मिला था 2000 के हिसाब से बनानी थी 15 दिन के अंदर। 100 यूनिट डेनिम जैकेट का ऑर्डर मिला था, 2000 पर जैकेट के हिसाब से देना था। उसने ये सोचा काम 20 दिन में पूरा होगा, ये 15 में नहीं हो पाएगा। अगर 15 दिन में पूरा करना है तो ओवर टाइम लगवाना पड़ेगा एम्प्लॉय का, और अगर ओवर टाइम लगाएंगे तो बच्चों पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है ओवर टाइम में, तो 100 रुपए पर जैकेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसने सोचा कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक काम करते हैं 15 की जगह 20 दिन में काम पूरा करके दे देते हैं। हमसे पूछा है क्या वो एफिशिएंट है? यस, तो जाता है एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट पे काम पूरा कर दिया ना। जिस कॉस्ट पे आपने बोला था उसी कॉस्ट पे उसने आपको काम पूरा करके दिया। वो अलग बात है कि वो काम करने में देरी हो गई, तो वो इफेक्टिव नहीं है। टाइम पे टारगेट पूरा नहीं हुआ, इफेक्टिव नहीं है। बट हमसे क्वेश्चन ने इफेक्टिव पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है एफिशिएंट के बारे में, तो एफिशिएंट है वो। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं आप पूरे चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं एक जगह पे, इसलिए मैंने आपको कहा था टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं कराऊं। टॉपिक वाइज करने से आदत खराब हो जाती है। तो एक बार चैप्टर पढ़ लो, फिर कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आ जाए कहीं से भी, किसी भी टॉपिक से, आपको वो आना चाहिए। एफिशिएंट है सर? यस एफिशिएंट है। देखें आंसर 15 क्वेश्चन का आंसर। यस, सुजाता इज एफिशिएंट इन हर वर्क as she has been able to get 1000 unit of denim jacket made at the ₹2000 पर जैकेट, क्योंकि उसने अपनी जो कॉस्ट उनको दी गई थी उसी कॉस्ट पे काम पूरा कर दिया है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा लंबा है बच्चों, इसको एक बार पढ़ते हैं अच्छे से फिर पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन 16, हो सकता है मैं पूरा भी ना कराऊं आपको, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे देता हूँ इसका आंसर कैसे। पहले क्वेश्चन, जितने बड़े क्वेश्चन है ना बच्चों उनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, तो आपका आंसर लिखने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। देखो, अंजू एंड मंजू आर गुड फ्रेंड considering the cost that the activity involved in managing an enterprise are common to all organizations. ठीक है, after completing their masters in business management both of them take up a job at managerial level in different organization. दोनों को managerial level पर job मिली लेकिन organization अलग है। as per their individual area of interest अंजू take up marketing job in retail company। अपने अलग अलग इंटरेस्ट की वजह से अंजू ने जो है वो रिटेल कंपनी में मार्केटिंग की जॉब and strive to increase sales, whereas Manju joined a NGO and worked diligently to realize its objective to related to providing employment to specially able person। उसने NGO ज्वाइन करा जहां पर स्पेशली एबल्ड पर्सन को जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। Both of them have to perform a series of continuous composite but separate functions. On some day, Anju may spend more time in planning a future display layout, and on other day, she may spend time in sorting out an employee's problem। ठीक है, एक दिन तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करती है, दूसरे दिन एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। Both Anju and Manju make conscious efforts to build a feeling to team spirit and coordination among diverse individuals with different needs to work under them. The effect of their management is negligible in their respective department as the target are met। वो negligible क्योंकि टारगेट आपके met हो गए अकॉर्डिंग टू प्लान, जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से। एम्प्लॉय आर हैप्पी, अरे सर ये तो समझ आ गया हमें, एम्प्लॉय खुश है, टारगेट पूरे हो गए। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, बात समझ आ गई बहुत अच्छे से कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। आगे देखिए, एम्प्लॉय हैप्पी सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डिनल, और काम में ऑर्डर है, फंक्शनिंग है रादर देन चाओ। In the context of the above case study, identify the various features of management। आपको मैनेजमेंट के फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं बच्चों। कोटिंग द लाइन फ्रॉम इट, लाइन आपको अपने आप कोट करनी है, मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, मैंने पहले कह दिया था आपको। मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे आंसर्स में भी लाइन कोट होके नहीं लिखी हुई है।
तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, एक तरीके से आप बस लाइन देख ले, फीचर देख ले। मैंने एक तो आपको बता ही दिया, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ये लास्ट वाली लाइन है आपकी। टारगेट्स आर मेट एंड एम्प्लॉय आर हैप्पी सेटिस्फाइड, ये आपका होता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ऐसे ही आप इनमें से लाइनें ढूंढ लेना अपने आप, ठीक है। और नहीं होगा तो मुझे बता देना, फिर मैं बाद में आपको बता दूं। अच्छा, फीचर आप लाइन से जानते हैं, एक लाइन से सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, कोई फीचर नहीं है ऐसा नहीं है जो नहीं है। देखो आप एक लाइन से, ये रहा आपका पहला, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब मैनेजमेंट हर जगह है आपका, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो। मतलब एक रिटेल कंपनी है और एक एनजीओ है, दोनों जगह मैनेजमेंट है आपका। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आपका कोई प्री डिटरमाइंड गोल होता है, जैसे कि प्री डिटरमाइंड गोल है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली एबल्ड पर्सन को देना, मंजू का। तो इस तरीके से दोनों का कोई, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, आपका ग्रुप में काम हो रहा है एक जगह पे, यहाँ पे भी। एंड मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, ये लास्ट वाली लाइन तो मैंने खुद कोट करके आपको बता दी है। तो लाइनें कोट कर लोगे बच्चों, लाइन कोट जरूर कर लेना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे अगर सिर्फ ये लिख के आओगे। तो लाइन कोट करना बहुत जरूरी है। बात समझ आ गई, लाइन कोट करना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का टाइम दो मुझे आप सबसे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। कई सारे क्वेश्चन है इसमें दोबारा रिपीटेड आपको दिखाई देंगे, तो मैं हो सकता है आगे बढ़ जाऊँ, पढ़ाऊंगा कराऊंगा लेकिन थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन होते हैं कई बार। जैसे अगला क्वेश्चन आपका फिर से रिपीटेड नेचर का ही है, आप पढ़ने पहले आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या रिपीटेड नेचर का है। 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन 17 एक बार रीड करें। Real Alliance Limited is a well-known cement company in India. It is able to earn adequate revenue to cover costs. अरे सर फिर से वही लाइन आ गई, समझ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। इट्स कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोडक्शन टर्नओवर हैज इंक्रीज, ओह ये आपका हो गया ग्रोथ। फिर आ जाओ, द रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो आपका क्रेडिबल, सर ये हो गया प्रॉफिट। तो पहला एडिकेट रेवेन्यू, ये हो गया आपका सर्वाइवल। फिर आपका हो गया अगला वाला जो इम्प्लॉयज आपके बढ़ रहे हैं, ये हो गया आपका और लास्ट वाला प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ नंबर 2, और तीसरा वाला प्रॉफिट। द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड देयर रेमुनरेशन, जो एम्प्लॉय है वो हैप्पी है अपने रेमुनरेशन के साथ, तो सर ये हो गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये हो गया पर्सनल वर्किंग कंडीशन, प्रमोशन पॉलिसी एटसेट्रा। एज अ पार्ट ऑफ इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन द कंपनी हैज टेकन मेनी इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट स्पेशली एबल पर्सन, ये हो गया सर सोशल, प्रमोटिंग लिटरेसी इन विलेज, ये भी सोशल हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था सर, आंसर तो आपने पहले बता दिया क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन देखो क्या है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल है, पर्सनल भी है इस बार, और सोशल भी है, तीनों है। पिछला जो क्वेश्चन करा था उसमें पर्सनल नहीं था, ठीक है। बीइंग फुलफिल्ड बाय, एंड लाइन कोट करनी है, कोटिंग द लाइन, लाइन मैंने ऊपर कोट कर दी थी पहले ही आपकी। लिस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट द कम्युनिकेट टू द सोसाइटी, कोई 2 वैल्यू बतानी है जो कम्युनिकेट करना चाहती है। फटाफट इसका आंसर पढ़ ले, ये है आंसर आप। 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। The various objective of management will fulfilled by Reliance आपका Reliance नहीं, Alliance Limited। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। बच्चों मैंने आपको लाइन कोट कर दी थी, आप अपने आप करके लिखना जरूर है लाइन, ये लिखा नहीं है आंसर में लाइन, ये आंसर आपको कंप्लीट नहीं है कई जगह पे, ठीक है ना। बस आपको एक हिंट दे दिया गया है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर तब बनेगा जब आप ऑर्गेनाइजेशनल की लाइन कोट करोगे, जिसमें सर्वाइवल की लाइन होगी आपकी एडिकेट रेवेन्यू, ये वाली एडिकेट रेवेन्यू कवर कॉस्ट। फिर आपका ग्रोथ वाली लाइन होगी कैपिटल बेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्शन टर्नओवर इंक्रीज। एंड आपका प्रॉफिट वाला होगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस आल्सो क्रेडिटेबल। तो ये आगा आपका इस तरीके से। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो हैप्पी हैं अपनी सेटिस्फाइड सैलरी के साथ, रेमुनरेशन के साथ, और आगे तक लाइन आती है। सोशल में क्या होगा आपका, ऑब्लिगेशन है कंपनी की कि प्रोवाइड करें एम्प्लॉयमेंट स्पेशली एबल्ड पर्सन को। बात समझ आ गई आपकी। एंड द टू वैल्यू कम्युनिकेट आपका सोशल वेलफेयर एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर एम्प्लॉयज, ठीक है। वो उनको अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, एम्प्लॉय रेमुनरेशन दे रहे हैं, और भी उनको कई सारी चीजें मिल रही हैं, तो आपका वो अपने एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है, बस आपको लाइन कोट करनी है, जो लाइन मैंने अंडरलाइन करके बताई। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों बहुत लंबा है और इसका आंसर भी बहुत बड़ा है। क्वेश्चन 18 भी बड़ा है और इसका आंसर भी बड़ा है। पहले क्वेश्चन 18 पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन 18 पहले पढ़ लेते हैं, यहां से पढ़ लें।
चलो यहीं से पढ़ लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन आपको? ये यहीं से पढ़ लेते हैं, आंसर नहीं दिख रहा है। मेरा मकसद सिर्फ वो है, वो अलग से फाइल बनाने का, ताकि आपको आंसर दिखाई ना देखा। आ जाओ यहाँ पे आप। ये रहा क्वेश्चन 80। ईशा वर्क एज द कॉस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट हेड ऑफ कंपनी इन पावर सेक्टर। ठीक है। एज अ रिजल्ट of her excellent as a result of her excellent managerial competence, the company is able to reduce costs and increase productivity. Company is able to reduce costs and increase productivity. The company belongs to infrastructure sector. Company infrastructure sector से belong करती है, where is regular amendments are made in the government regulation and policy. ठीक है। she hold a regular meeting to ensure that people in her departments are not only aware pupils in her department are not only aware of the related changes but are also able to adapt of these changes effectively. मतलब वो जो आने वाले changes है ना, उनको आसानी से adapt कर लेते हैं। This helps the company maintain its competitive edge. She motivates and leads her team in such a manner that individual members कहां तक पढ़ लिया था हमने? यहां से दोबारा पढ़ लेते हैं, एक मिनट। मोटिवेट, ये रहा। शी मोटिवेट एंड लीड्स हर टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपने पर्सनल गोल अचीव करने में भी सक्षम है। इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग हर ड्यूटीज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, she helps in providing competitive service, adopting new technology, creating more employment opportunity, etc. for greater pool for the people at large. In the context of the above case study, the various reasons that have made management so important. आपको ना यहाँ पे importance of management बताने हैं, जो हमने कई सारे points पढ़े थे management की importance के, वो line quote करनी है। line आप अपने आप कर लेंगे, मैं आपको management की importance दिखा देता हूँ। ये देखो line यहाँ पे quote हो रखी है, ये लो complete answer है आपके लिए, टेंशन कंप्लीट आंसर करके दिया हुआ है। कई सारी इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी थी, ठीक है ना। इंक्रीज एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, आपका सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, इस तरीके से बहुत सारे एक एक करके रीड करते हैं। The various reasons mentioned in the above paragraph that have made management so important are stated below. मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी एज इट लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट। एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि कॉस्ट कम होता है, अपॉर्चुनिटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अर एक्सीलेंट मैनेजरियल कंपिटेंस, द कंपनी इज एबल टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये लाइन कोट कर रखी है। लाइन जो कोटेड है, मैं उनको एक काम करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। जो कोटेड लाइन है, यहां से लेके यहां तक कोटेड लाइन, ये कोटेड लाइन। अगला वाला देखिए, नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इज एबल टू इनकॉर्पोरेट द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन इट्स वर्किंग विद एनी चेंज इन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन आपका क्रिएट करता है जिससे कि किसी भी तरीके के चेंजेस हो वहां पे आप काम कर सकें। ये पूरी लाइन कोट हो रखी है, ये लाइन कोट कर रखी है। द कंपनी बिलोंग्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वेयर इट्स रेगुलर अमेंडमेंट्स आर मेड इन द गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसी। She hold regular meeting to ensure that people in her department are not only aware of the related changes, but are also able to adapt to these changes effectively. This helps the companies to maintain its competitive edge. तो ये हो गया डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट देता है आपको। नंबर 3, तीसरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए लाइन कोट कर रखी है, ये रहा। ऑर्गेनाइजेशनल के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, she motivates and leads her team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals by contributing to the overall organizational objective. फिर आपका नंबर 4, फोर्थ में आपका दे रखा है इन्होंने, मैनेजमेंट
help in the development of society by contributing effectively towards its multiple way। इसके लिए इन्होंने लाइन यहाँ पे कोट कर रखी है, ये वाली लाइन आपकी। In the process of fulfilling, एक मिनट गलत हो गया, यहाँ से है। In the process of fulfilling her duty of the growth of the organization, she helped in providing competitive service, adopting new technology, creating more employment opportunity, etc. for the greater आपका गुड ऑफ द पीपल एट लार्ज। ठीक है, तो यहाँ से पीपल की अच्छी चीजों के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा देना लोगों को, ये सोसाइटी के लिए काम हो रहा है। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गई लाइन कोट आपकी सारी, ये 4 पार्ट में आपका हो गया। क्लियर? जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना ही आपको करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो जितनी लाइन कोट हो सकती है, जैसे कि आपने एक एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, फिर मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंपॉर्टेंस दिख रही है इसमें। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके अलावा और कुछ नहीं, तो इतना ही हम आंसर करके इसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक काम करेंगे, 20 तक ही डिस्कस करते हैं आज, देखते हैं जितने भी हो पाए हमारे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19 ये भी मुझे लग रहा है कुछ रिपीटेड क्वेश्चन टाइप। छोटा चैप्टर है बच्चों, कितने क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए रिपीटेड लग रहे हैं आपको ये। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 19 देखिए। Ramarjuna joined an IT firm mobile as a system analyst after completing his master in computer science. As the nature of his work demands, he has to work in very close coordination with all the departments head in the firm. Very soon, Ramarjuna realized that each department head has own individual style of working. उसने देखा कि अब सबका अलग-अलग स्टाइल है. They differ greatly in their day-to-day approach to work. They tend to deal with a given situation, an issue or a problem through a combination of their own experience, creativity, imagination, initiative and innovation. In the context of the above case study and explain the nature of management highlighted in the above case. अब ये कह रहे हैं कि इस केस स्टडी के बेस पे आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हाईलाइट करना है। तो बच्चों प्रोफेशन की बात हुई है यहाँ पे ना, या सॉरी आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रोफेशन कहाँ से आ गया? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मतलब यहाँ पे आपके पास मैनेजमेंट इज एन आर्ट की बात हो रही है। आर्ट का मतलब आपके पास वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपका 19 है। इन द अबव केस मेंशन्ड इज बीइंग कंसीडर्ड एज एन आर्ट। यहाँ पे बच्चों आर्ट की सीधे सीधे बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट गिवन बिलो। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसको एक्सप्लेन कर देना आप, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट के नेचर से रिलेटेड था, जिसमें मैनेजमेंट इज एन आर्ट की बात हो रही है। आप चाहो तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। ये देखो, रामार्जुना ज्वाइन करा इसने कंपनी कंप्यूटर साइंस, और उसने देखा नेचर जो है उसका ऐसा है कि उसको सभी के साथ कोऑर्डिनेट बना के चलना है, लेकिन उसको ये पता लगा कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना स्टाइल है, तो दे डिफर ग्रेटली इन देयर डे टू डे अप्रोच टू वर्क। तो उसको क्या करना पड़ता है, आपका अप्रोच चेंज करना पड़ता है। दे टेंड टू डील विद अ गिवन सिचुएशन, एन इशू और अ प्रॉब्लम थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी। ये देखो यहाँ पे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। इसका मतलब उसको अपने तरीके से वो कैसे डील करेगा अलग अलग लोगों के साथ, क्योंकि सबका काम करने का अलग तरीका है, उसी को आर्ट कहते हैं। जो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और उसके 3 फीचर्स आपको दे रखे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 पे आ जाए। यस, एक मिनट बस। क्वेश्चन 20 धर्मा is well-known businessman in the field of publishing. ठीक है, he owed the success of his business to his own education in business management and his team of certified management consultant. ठीक है, वो अच्छे खासे लोग हैं, एजुकेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में उनके पास अच्छी टीम है। Therefore he decided to send both his children
Dhanush and Damini abroad to acquire a degree in business management in their individual area of expertise. He feels that all over the world there is marked growth in management is a discipline, but still it is not considered to be full-fledged profession for certain reason. लेकिन इसको full-fledged profession नहीं माना जाता मैनेजमेंट को. In the context of the above case, explain the reason because of which Dharma consider management as a discipline. ठीक है? And critically examine the various reasons because of which management is not considered as full-fledged profession. तो बच्चों ये profession से related question है आपका. जो management is a profession हमने पढ़ा था, nature उसी से related है. देखें इसका आंसर हम. पहले पार्ट का Dharma consider management as a discipline because there exist a number of theories and principles on management which have been formulated by various manager experts. It is taught in various schools and colleges all over the world, a separate subject of study. तो बच्चों ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे. बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हमें हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बच्चों को पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट की फील्ड में, तो इसलिए वो उसको डिसिप्लिन मानता है. सेकंड पार्ट, मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड to be full-fledged profession because of the following restricted entry. बच्चों प्रोफेशन में ना restricted entry होती है, बट मैनेजमेंट आपको मैनेजर बनने के लिए कोई restricted entry नहीं है. आपके पास अच्छा नॉलेज है तो भी आप वहां पे जा सकते हैं. एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पे किसी तरीके का कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं होता है. आप और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मैनेजमेंट के पढ़े थे कि वो फुल-फ्लेज्ड प्रोफेशन क्यों नहीं होता है. ठीक है बच्चे, और करें हम एक बार देख लेते हैं आगे कितने बच्चे हैं हमारे. क्वेश्चन 21. अच्छा, इसके बाद छोटे छोटे हैं. 22, 23 छोटा लग रहा है, 24 छोटा क्वेश्चन है, 25, 26, 1 1 2 लाइन, 27, 28, 30, 31. इसके बाद छोटे क्वेश्चन. ठीक है, अगर हम अगली क्लास की करेंगे ना तो हमारे 10 से ज्यादा ही कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है. हम कोशिश करेंगे कम से कम लेक्चर हो हमारे, कम से कम, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम पढ़ने में ना आए. ठीक है, तो ये लेक्चर 1 में तो हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट करा. लेक्चर 2 में हमने 1 to 10 केस स्टडी सॉल्व करी. फिर लेक्चर 3 जो हमारा आज का, यहाँ पे हमने 11 to 20. एक लेक्चर में और ले लूंगा आपका 21 से, जहां तक हो पाएगा मैं करा दूंगा. बाकी आपके लिए होमवर्क कर देंगे हम. ठीक है, और उसके बाद फिर टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे चैप्टर का, जिससे पता चलेगी कितना बच्चे को समझ आ रहा है. तब तक के लिए बंद करते हैं क्लास. थोड़ा सा झलक रहा है